इस वीडियो के अंदर मैं ITSM की सारी लैब्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट लैब से स्टार्ट करता हूँ। तो पहली लैब के अंदर हमें बोला जा रहा है कि डिफरेंट डेटा हमें जो गिवन है, जैसे वहाँ पे जो कंप्यूटर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर गिवन होता है डेटा, एयर पैसेंजर का, सन स्पॉट का, डेथ्स का, तो जितना भी डेटा है इस सब डेटा को हमने प्लॉट करना है। तो पहला काम तो सिंपल ITSM की लैब 1 में ये है। तो अब मैं वो प्लॉट करके दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। उसके बाद लैब 2 के ऊपर आ जाते हैं। तो ITSM मैंने ओपन कर लिया है। अब ITSM सबसे पहले फाइल पे जाना है, फिर प्रोजेक्ट पे, फिर उसके बाद ओपन, और फिर यूनिवेरिएट सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम यूनिवेरिएट डेटा को डील कर रहे हैं यहाँ पे। यूनिवेरिएट सिलेक्ट करने के बाद ये एयर पैसेंजर का डेटा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस डेटा को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो सिंपल एग्जाम के अंदर हमें जो डेटा प्लॉट करने का बोला जाएगा उस डेटा को हम इसी तरीके से प्लॉट करेंगे, और एक एक स्टेप जो मैंने अभी बताया, जैसे कि क्लिक ऑन फाइल, देन प्रोजेक्ट, देन क्लिक ऑन ओपन, देन सेलेक्ट यूनिवेरिएट, इस तरह करके हमने सारे अपने स्टेप्स पेपर में बताने के हमने इस तरीके से स्टेप हमने लिखने हैं। उसके बाद ये ग्राफ हमने प्लॉट कर देना और इस ग्राफ में कमेंट कर देना। अब कमेंट हम इस तरीके से करेंगे कि जितने भी टाइम सीरीज के ट्रेंड्स होते हैं उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उन सारे ट्रेंड्स को मैं दिखा देता हूँ एक बार कि वो ट्रेंड कहाँ पे मिलेंगे। तो ये जितने भी सारे ट्रेंड हैं, जैसे टाइम सीरीज का इंट्रोडक्शन है, टाइम सीरीज उस चीज को कहते हैं कि जब हम डेटा को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वली स्पेस्ड इंटरवल ऑफ टाइम में हम जब उठाते हैं डेटा को, किसी भी चीज का डेटा हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है किसी भी का, या सेल्स हो सकती है किसी भी कंपनी की, तो वो टाइम सीरीज कहलाता है उस डेटा। अब उसके अंदर जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसके अंदर ट्रेंड्स को और वेरिएशन जो कुछ होती है तो उसको हम कमेंट में किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके ऊपर उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। जैसे सेकुलर ट्रेंड है, उसके बाद सीजनल है, साइक्लिक है, इरेगुलर है। तो सीजनल और साइक्लिक ट्रेंड तकरीबन सिमिलर होता है। बस इसमें फर्क होता है कि जो साइकिल होती है ना, वो उसके अंदर ये होता है कि वो 1 ईयर से ज्यादा आगे तक जा सकती है, वो 10 साल तक भी जा सकती है। लेकिन सीजन जो होता है वो 1 ईयर के अंदर ही रहता है, जैसे समर और विंटर होता है। तो डिफरेंट अप्रोच है इसके ऊपर, मतलब है सेम ही। उसका सेकुलर ट्रेंड होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के जब हम ग्राफ को देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने ग्राफ प्लॉट करा था, इसको मैं दिखा देता हूँ उस ग्राफ को। तो इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो सेकुलर ट्रेंड होता है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड, और जो भी हमारा डेटा होता है उसके ट्रेंड को हम देखते हैं कि ये ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। अगर अपवर्ड जा रहा है तो हम इंक्रीजिंग ट्रेंड कह देते हैं, और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हम कह देते हैं कि डिक्रीजिंग ट्रेंड। और सीजनलिटी या सीजनल ट्रेंड या साइक्लिक ट्रेंड में होता है ये कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। अगर ये ग्राफ जैसा स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है जो एंडिंग पॉइंट है, तो हम इसको कहते हैं कि सीजनल ट्रेंड या साइक्लिक ट्रेंड, क्योंकि सीजनल ट्रेंड और साइक्लिक ट्रेंड सेम होता है। उसके बाद इरेगुलर ट्रेंड होता है कि एक ऐसा ट्रेंड कि जहाँ पे हमारी अचानक से वैल्यू कहीं पे बढ़ जाए और कहीं पे कम हो जाए, जो कि रियल लाइफ में होता है जब कोई बड़ा बंदा ट्वीट करता है जिसकी वजह से मार्केट, स्टॉक मार्केट हिल जाती है। तो जैसे इलॉन मार्क्स ट्वीट करता है तो इसके ऐसे बहुत कुछ हो जाता है स्टॉक मार्केट में। तो वो इरेगुलर फ्लक्चुएशन होती हैं। तो ये मैंने चीजें डिस्कस कर दी, और लैब 1 हमारी हो गई। लैब 2 को मैं अब डिस्कस करता हूँ। तो लैब 1 के अंदर डिफरेंट डेटा को हमने प्लॉट करना, और उसके बाद हमने ना इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है अपने डेटा की। तो इन्फॉर्मेशन निकालने का मैं तरीका दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए हमें राइट क्लिक करना होता है अपने ग्राफ पे, और फिर इन्फो का बटन आ जाता है। यहाँ पे इन्फो पे करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है कि हमारे डेटा की ऑब्जर्वेशन कितनी वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, सैंपल मीन क्या है, सैंपल वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या है, ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। मॉडल मिल जाता है, आर्मा मॉडल है। तो ये सब हमें पेपर में लिखना होगा। तो लैब 1 हमारी इतनी सिंपल है कि बस ग्राफ प्लॉट करना है, ये सारी इन्फो निकालनी है हमने, और स्टेप्स लिखने के क्या क्या स्टेप्स हैं। और 3 टाइप के डेटा को हमने लिखना है, और हमें ट्रेंड्स का पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन से लग रहे हैं। इसके बाद मैं लैब 2 के ऊपर आ जाता हूँ। तो लैब 2 के अंदर हमें ये सारा डेटा गिवन है, जैसे 1998, 1999, जो कि मैंने बोला था कि टाइम सीरीज हम इक्वल स्पेस इंटरवल के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से हमें ये डेटा गिवन है ईयर्स में, और ये सारी पॉपुलेशन गिवन है हमें। तो यहाँ पे जो चीजें रिक्वायर्ड है यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि पहली चीज बोलिए कि प्लॉट करना है इस डेटा को।
तो इस डेटा को हम प्लॉट ऐसे नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें इस डेटा को टाइप करना होगा एक्सेल के अंदर, और एक्सेल के अंदर हम एयर्स को नहीं टाइप करेंगे, सिर्फ ये वैल्यूज को टाइप करेंगे, क्योंकि ये यूनिवेरिएट डेटा है। मल्टीवेरिएट डेटा में 2 वेरिएबल होते हैं और यूनिवेरिएट में सिंगल होते हैं। तो हम सिर्फ इसको टाइप करेंगे, और जब हम टाइप करेंगे तो हम सेव करेंगे CSV करके। अब सेव किस तरीके से करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो अब जैसे मैंने एक्सेल की स्क्रीन शेयर कर दी, अब जैसे मैं कुछ भी वैल्यूज लिख देता हूँ इस तरह करके, मैं रैंडम नंबर बना दूं या जो भी कर लूं, उसके बाद अगर सेव करने की बात आती है तो मैं यहाँ क्रॉस का बटन दबाता हूँ, तो यहाँ आता है सेव का। जब मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा CSV MS DOS। तो अक्सर पेपर के अंदर हमें डेटा गिवन होगा और हमें खुद ही टाइप करना होगा एक्सेल पे और उसको सेव करना होगा CSV MS DOS करके, और फाइल नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो इस डेटा को हम ओपन करेंगे फिर ITSM में, जो कि मैंने पहले से टाइप करा हुआ है। तो मैं ITSM में ओपन करता हूँ। तो मैंने ITSM ओपन कर लिया। अब मैं ITSM में वो डेटा ओपन करूंगा जो कि मैंने सेव करा हुआ है टाइप करके। अच्छा, जब हम ओपन करने की बारी आती तो हमें यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करना होता है, वरना वो फाइल शो नहीं होगी जो सेव करी है। तो मैंने लैब 2 के नाम से सेव करी थी। तो मैं अब इसको ओपन करता हूँ, तो ये ग्राफ उसका ओपन हो गया जो वो डेटा लैब 2 के अंदर गिवन था। तो पहला स्टेप तो कंप्लीट मैंने कर दिया, प्लॉट करना था मैंने। उसके बाद मैं दूसरे स्टेप को देखता हूँ। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि प्लॉट द सैंपल मीन और स्टैंडर्ड एरर। तो इसमें प्लॉट का कुछ भी मतलब प्लॉट लिखा हुआ है, लेकिन असल में हमने सिर्फ इन्फो से वैल्यूज निकाली है, जो कि मैंने पहले बताया था कि ग्राफ पर राइट क्लिक करते हैं तो इन्फो आ जाती है। तो हमारा जो सैंपल मीन है और सैंपल वेरिएंस है ये हमने लिख देना है। तो पार्ट 2 भी हो गया। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट 3 के ऊपर। पार्ट 3 में अब बोला जा रहा है कि प्लॉट ACF एंड PACF, जो कि बहुत सिंपल काम है। इसके अंदर हम ये करेंगे, स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे, ACF PCF आ जाएगा और सैंपल मॉडल पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, मतलब मॉडल प्लॉट हो जाएगा। तो ये हमने पेपर में बनाना होगा और हमने इस पर कमेंट करने होंगे। कमेंट अगर कभी भी इस तरह का पैटर्न बने कि स्टार्ट में इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग, तो इसको हम बोलते हैं इट इज अ मिरर इमेज। और स्टार्ट में दो जो हमारी स्पाइक है उनको हम डिफाइन कर देंगे, और इस वाले मॉडल के अंदर हम ये बोलेंगे स्टार्ट में 2 स्पाइक थी, और ये जो स्पाइक थी इसको हम बोलेंगे कि ये स्पाइक टच नहीं करी हमारी कंट्रोल लिमिट से, जिसका मतलब है कि हमारा मॉडल ठीक है। तो इसके जो कमेंट्स हैं वो PDF के अंदर भी मौजूद हैं, तो उससे भी देखे जा सकते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अगले चीज के ऊपर। उसके बाद बोला जा रहा है अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिमूव सीजनलिटी। तो सीजनलिटी जो रिमूव होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन से होती है। अब ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ नंबर हम टाइप करते हैं, तो मैं वो करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। मैंने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करा, उसके बाद मेरे पास आता है बॉक्स करके। अब मैं, अच्छा ये अभी हो रहा है, मैंने इस ग्राफ को करना था ट्रांसफॉर्म। और ये अब यहाँ पे मैं अगर 0.3 करता हूँ तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट एग्जैक्ट तो किसी भी वैल्यू पे नहीं होगी, लेकिन बेहतर जो है वो 0.3 पे होगी। तो मैंने ये लिख देना है कि ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स कि मैं ट्रांसफॉर्म जो मैंने करे वो, और फिर इस तरीके से मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इससे सीजनलिटी भी रिमूव हो गई। उसके बाद बोला जा रहा है कि अप्लाई ऑटो रिग्रेसिव एंड मूविंग एवरेज। तो ऑटो रिग्रेसिव अप्लाई करना और मूविंग एवरेज हमने अप्लाई करनी। तो उसके लिए यहाँ पर आ जाना है हमने एस्टिमेशन में। 1 मिनट में देख लेता हूँ कंफर्म।
ठीक है। मॉडल में आ जाए, एस्टिमेशन में आ जाए, प्री मिलेनियरी करना है, यस करना है। अब यहाँ पे अगर हमें ऑटो रिग्रेसिव करना है तो ए आर को हम 1 ले लेंगे और एम ए को 0 लेंगे। उसके बाद हमने करना ये कि इस पर टिक कर देना और ओके कर देना। अब ये जो वैल्यूज आई ये हमने नोट डाउन कर ली एग्जाम के अंदर अपनी शीट पे। उसके बाद हम लोग उसके बाद हमने अपोजिट काम करना है। जैसे अभी ये करा था हमने, तो उसका अपोजिट में होगा कि पहले इधर हमने 1 रखा था तो इधर 0 आ जाएगा और उधर 1 आ जाएगा और ओके कर देना। तो अब ये जो वैल्यू आएगी हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ये काम भी हो गया। उसके बाद जो अगला पार्ट है वो लिखा हुआ है मॉडल विद डिफरेंट लेग्स। उसके बाद एंड में हमने ए एस एफ और पी एफ सी एफ का मॉडल बनाना है। तो उसमें मैं मॉडल पे जाऊंगा और एस्टिमेशन ए सी एफ पी ए सी एफ। तो ये मॉडल बना है, तो ये मॉडल हमने लिख देना है, मतलब इसको ड्रॉ कर देना और कमेंट कर देना। तो ये लैब 2 हमारी कंप्लीट हो गई। अब लैब 3 के ऊपर आ जाते हैं। तो लैब 3 के अंदर ना इस तरह का काम है कि सेमी एवरेज मूव निकालनी है, 3 और 5 मूविंग एवरेज निकालनी है। तो ये किस तरह का डेटा है कि हर ईयर की 4 ऑब्जर्वेशन दी गई हैं। जैसे ईयर को क्वार्टर में डिफाइन कर दिया गया, तो इसको एक्सेल पे परफॉर्म करना है। इधर आईटीएसएम का यूज नहीं है। तो मैं एक्सेल पे ये पूरा प्रैक्टिकल में सॉल्व करा हुआ है, मैं वो दिखा देता हूँ। तो ये प्रैक्टिकल में सबसे पहले हमें करना है कि हमें एग्जाम के अंदर डेटा गिवन होगा इस तरीके से 1974 का, और उसके आगे 4 ऑब्जर्वेशन दी गई होंगी। तो 1974 को 4 दफा टाइप करना होगा, फिर इस 1975 को 4 दफा टाइप करना होगा, फिर 1976 को। इस तरह करके हमने सबको 4 दफा टाइप करके कोडिंग देनी होगी। जैसे कोड 1 कोड 2 इस तरह 48 तक कोडिंग कर देनी है। और उसके बाद जो वैल्यू हमें दी गई है वो पेपर में वो वैल्यू लिख देनी है। वो वैल्यू लिखने के बाद सबसे पहले हमें y1 बार निकालना है, मतलब एवरेज निकालनी है। तो ये सेमी एवरेज y1 बार है। यहाँ पे बार में लिख नहीं सकता था एक्सेल में, तो ये सेमी एवरेज निकाली गई। सेमी एवरेज का मतलब ये कि हमने अपनी 2 से C2 का मतलब है कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से 25 और टोटल हमारी 48 ऑब्जर्वेशन है, तो हमने 24 तक, मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से 24 ऑब्जर्वेशन की एवरेज निकाली और फिर उसके बाद 25 से 48 तक की एवरेज निकाली। तो दोनों की मूविंग एवरेज हमने निकाल ली, वो एवरेज निकाल ली। तो उसके बाद हमें ये फाइंड करना है वाई कैप इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो बी का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 का मतलब है कि y2 बार माइनस y1 बार, ये जो हमने निकाली थी। तो अब y2 की जो वैल्यू आई थी 136 माइनस 98 करा हमने, तो 38 आया हमारा ये। उसके बाद x1 x2 माइनस x1। अब x2 माइनस x1 का मतलब ये है कि जो हमने कोडिंग करी कोडिंग को यूज करना है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ y2 पर 136 वैल्यू थी,
तो 136 मतलब एक एवरेज आई थी हमारी। तो हमने देखना है कि कोडिंग में ये किसके साथ आ रहा है, मतलब अगर 136 जो लाई कर रहा है वो किसके साथ कर रहे हैं। तो ये 32 के आसपास है, 136 का कोड जो है वो 32 होगा। तो 32 कर देंगे हम x2 को, और 98 जो है ये हमें मिलेगा, ये रहा। तो 98 का कोड हो गया 14। तो 32 माइनस 14 करके हम डिवाइड करेंगे इससे। तो उसके बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी बी की, ये मिल जाएगी। तो 32 माइनस 14 करा तो 24 हमारा है। तो उसको, इस वैल्यू को हमने 38.8 को जब हमने 24 से डिवाइड करा तो हमें बी मिल गया। जब बी हमें मिल गया तो वाई कैप का की जो वो इक्वेशन है वो हमें मिल गई ऐसे कि बी मिल गया। एक्स जो है, एक्स को हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। तो ये हमें वाई कैप की इक्वेशन मिल गई। इसके अंदर जो ए की वैल्यू है वो है 78.922, और बी की वैल्यू हमारी ये आ गई थी, और एक्स की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो कोडिंग की मदद से वैल्यू निकाली गई थी, 35 और 11 वही रखी है यहाँ पे, और यही वैल्यू हमारी आई है। उसके बाद ये जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली वाई कैप की, इसके अंदर हमने करा ये है कि बी एक्स माइनस एक्स वन। तो एक्स वन की वैल्यू तो हमारी 11 थी, और प्लस वाई वन बार। तो वाई वन बार जो था हमारा वो था 97। तो 97 में से जब 18 माइनस हुआ तो हमारा 78 आया। तो ये इक्वेशन जो है हमें याद करनी पड़ेगी, ये इक्वेशन है वाई कैप की, जिससे हमें वाई कैप मिल जाएगा। तो ये ही इक्वेशन यहाँ पे आई हुई है। तो उसका सोल्यूशन उस पीडीएफ के अंदर मौजूद है, मैनुअली मैंने एक्सेल पे करा है। तो अब यहाँ पे करना ये है कि ये जो पूरी इक्वेशन है इसके अंदर एक्स की हम डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे और ये इक्वेशन बनाएंगे। अब ये जो हमारी वैल्यू आई है ये इस तरह आई कि हमने एक्स की वैल्यू 1 डाली, तो ये आई। एक्स की 2 डाली, इस तरह करके हमने एक्स की 48 वैल्यू डाली और इनसे सम निकाल लिया। उसके बाद नंबरिंग दे दी। अब हमने मूविंग एवरेज निकाली। अब जो मूविंग एवरेज निकाली वो 3 मूविंग एवरेज, 4 मूविंग एवरेज, 5 मूविंग एवरेज और सेंट्रल मूविंग एवरेज ऑफ 4। सेंट्रल मूविंग एवरेज 4, 4 ऑब्जर्वेशन की सेंट्रल मूविंग एवरेज में निकाली जो हमें बोला गया था। तो मूविंग एवरेज हमने ऐसे निकाली, थर्ड मूविंग एवरेज के, ये जो शुरू की 3 है इनकी एवरेज निकाल ली, जो कि मैंने कमांड यहाँ पे लिखी हुई है, एवरेज इज इक्वल टू C2 डबल डॉट 4 C4। तो ये हमें मिल गई थर्ड मूविंग एवरेज। इस तरह करके हमने शुरू की 3 सिलेक्ट करी, फिर उससे अगली 3 सिलेक्ट करी। तो ये सारा काम एक्सेल पे इस तरीके से हो गया आराम से। फिर 4 मूविंग एवरेज निकाली, 5 मूविंग एवरेज निकाली, फिर सेंट्रल मूविंग एवरेज में करा ये कि हमने कि ये जो हमारी 4 मूविंग एवरेज आई थी इसकी अगेन हमने एवरेज निकाली, और एवरेज दो दो ऑब्जर्वेशन की निकाली, जिससे हमें सेंट्रल मूविंग एवरेज मिल गई 4 की। तो ये पूरा हमारा प्लॉट हो गया, जो कि हमने एग्जाम में कर लेना है। तो ये सिंपल लैब थी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमने करना है कि जो हमारी एवरेजेस आई जैसे 3, 4, 5 और सेंट्रल मूविंग एवरेज, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है एक्सेल पे, और यही हमने फिर पेपर में ड्रॉ कर देना है। और डिफरेंट कलर्स हमने मेंशन करना होगा इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ हुआ है। उसके बाद अब मैं आ जाता हूँ लैब 4 पे। लैब 3 भी हो गई। ये लैब 4 आ गई। तो लैब 4 बहुत आसान लैब है, क्योंकि इसके अंदर हमें रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, जो कि एक्सेल पे आराम से हो जाते हैं। और लॉग नॉर्मल के भी हमें करने हैं। तो लॉग नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सेल पे नहीं होती। इसके लिए हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करनी पड़ती है, जो कि ई व्यूज है। ई व्यूज पे हो सकती है, या फिर हमारी
दूसरी कोई सॉफ्टवेयर है, लेकिन अभी मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ। तो इसके रैंडम नंबर जनरेट करने का मैं मेथड बताता हूँ कि एक्सेल पे हम कैसे कर सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर हमने आ जाना डेटा पे, डेटा के बाद डेटा एनालिसिस पे जाना है और रैंडम नंबर जनरेशन पे चले जाना है। इसके बाद ओके कर देना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी नॉर्मल है। अब यहाँ पे लॉग नॉर्मल नहीं होती, जो कि एक इशू है। तो इस वजह से हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं। एक मेथड होता है कि हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ फाइंड करें, और सीडीएफ फाइंड करने के बाद उसके अंदर हम जो पैरामीटर हमें गिवन है मीन और वेरिएंस वो डालें और रैंडम नंबर के जरिए उसको जनरेट करें। लेकिन एग्जाम के अंदर हमें ये बोला गया कि अगर आप मैनुअली करो तो आपको सीडीएफ की पूरी डेरिवेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मसला हो जाएगा, उसमें मिस्टेक होने का चांस है। तो इसलिए एक्सेल पे बेहतर है। तो यहाँ पे हमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो लिखने हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हैं यहाँ पे हमारे, और हमारे रैंडम नंबर जो हैं वो 250 हैं। ये सब हमें नंबर ऑफ वेरिएबल जो है, हमें ऐसे पता चला कि हमारी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके 2 पैरामीटर होते हैं, एक मीन होता है और एक वेरिएंस होता है। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल 2 लिखे हमने, और यहाँ पे जो मीन लिया गया वो 1 लिया गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारा वो 0.3। ये सवाल में हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे तो हमें ये सारा रैंडम नंबर मिल जाएगा। फिर जब हम इस रैंडम नंबर को सेव करेंगे ना, सेव, तो सेव हमने CSV करके करना था, क्योंकि मैंने स्टार्ट में वीडियो के बताया किस तरीके से करते हैं। तो वो करने के बाद हम ओपन करते हैं। तो मैं अभी ITSM ओपन करता हूँ, जिसके बाद मैं वही जो मतलब मैंने सेव करें वो ओपन करूंगा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो अब मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, प्रोजेक्ट पे करता हूँ, ओपन पे करता हूँ और यूनिवेरिएट, और मैं डॉक्यूमेंट्स पे जाके ऑल सेलेक्ट करता हूँ, ऑल फाइल्स। तो ये लेफ्ट 4 थी, तो मैंने लेफ्ट 4 के नाम से सेव करा है। अच्छा, ओपन नहीं हुआ, मैंने नॉर्मल के नाम से सेव करा हुआ था। दोबारा इसको, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, फाइल ये प्रोजेक्ट ओपन यूनिवेरिएट, उसके बाद में ऑल फाइल्स, और ये नॉर्मल के नाम से मैंने सेव करा था। तो अब ये जो मैंने नॉर्मल के प्लॉट करे उससे ग्राफ बन गए, जो कि बिल्कुल आसान है बनाना। और इस ग्राफ को हमें एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ेगा और स्टेप्स लिखने पड़ेंगे कैसे करा हमने सब। तो पहला काम तो ये था, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद हमें बोला कि क्यू क्यू प्लॉट ड्रॉ किया जाए। तो क्यू क्यू प्लॉट ड्रॉ करने के लिए हम जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, और क्यू क्यू प्लॉट आ जाते हैं। तो ये प्लॉट ड्रॉ हो गया, ये भी हमने पेपर में बनाना पड़ेगा। और कमेंट ये करेंगे कि इंक्रीज स्ट्रेट लाइन है और इंक्रीजिंग हो रहा है ये, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। इसके बाद हमें बोला जाएगा कि ASF और PSF बनाए। तो स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे और सैंपल मॉडल क्लिक करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। तो ये भी हमें ड्रॉ करना है, और इसके हम कमेंट करेंगे। कमेंट इस तरीके से होंगे कि ये जो एक लाइन है हमारी, ये कंट्रोल लिमिट को क्रॉस कर रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बाकी जो सारे हमारे अंदर लाई करें हम बता देंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, सीजनलिटी रिमूव करनी है। तो उसके लिए हम डिफरेंस अप्लाई करेंगे, और डिफरेंस हम करेंगे 3। और उसके बाद हम दोबारा प्लॉट करेंगे ACF और PACF। अब यहाँ पे हमने ये करना होता है कि जो जो हमारी लाइंस बाहर आ रही हैं उनको हमने काउंट करना होता है। जैसे 1 ये आ रही है, 2 3 4,
पहली जो सबसे बड़ी होती है उसको इग्नोर करना होता है, उसके बाद वाले को काउंट करना होता है। तो 1 2 3 4 है, और इधर 1 2, पहले इसको इग्नोर करेंगे तो 1 2, और बाकी वो 2 जो है वो क्रॉस नहीं करें। तो हम इसकी वैल्यू हम कह देंगे 2 और इसकी हम कह देंगे 4। उसके बाद हम डिफरेंस अप्लाई करेंगे दोबारा 5 का, और उसके बाद हम दोबारा प्लॉट करेंगे ACF और PACF। तो ये दोबारा आ गया। अब दोबारा हम वही जो काउंट करेंगे, जो तरीका मैंने बताया, इन दो शुरू की जो ग्रेटर लाइन है इस वाली को इग्नोर कर देंगे और इस वाली को, इसको काउंट करेंगे, नीचे वाली को खाली। उसके बाद हम डिफरेंस 7 करेंगे, और ये जितने भी डिफरेंस मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये हमें इसलिए अप्लाई करना है क्योंकि हम सीजनलिटी रिमूव करना चाह रहे हैं। तो अभी तक सीजनलिटी रिमूव नहीं हुई, ग्राफ हमारा उस तरीके से आया नहीं। अब मैं दोबारा डिफरेंस 7 अप्लाई करता हूँ। तो इसके बाद भी सीजनलिटी रिमूव नहीं हुई। तो इस डेटा के अंदर सीजनलिटी रिमूव नहीं हो रही, लेकिन हमने अपने जो मतलब डिफरेंस अप्लाई करके चेक करके बताना है कि, और मतलब 7 अप्लाई कर दिया, 5 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, तो हमने वो सब अप्लाई करने हैं। उसके बाद लॉग नॉर्मल की जहां तक बात है, तो लॉग नॉर्मल भी सिमिलर तरीके से ही होगी, लेकिन ये जो है एक्सेल पे इसके नंबर जनरेट नहीं हो सकते। तो उसके लिए मैं मिनी टैब यूज करना पड़ेगा, और मिनी टैब मेरे पास नहीं है इंस्टॉल, तो ये यूनिवर्सिटी के लैपटॉप या कंप्यूटर में ही होगा, तो वहां पे ये काम होगा, और उधर सिंपल हो जाता है रैंडम नंबर जनरेट। तो सेम काम उसके लिए करना है लॉग नॉर्मल के लिए। तो लैब 4 तक हो गई कंप्लीट। उसके बाद अगर मैं लैब 5 की बात करूं, तो लैब 5 और लैब 4 बिल्कुल सेम है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस लैब 5 के अंदर हमें ऑटो फिट का कॉन्सेप्ट है, वो जो कि मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ तक मैं इसको एंड करता हूँ, और अगली वीडियो में लैब 5 से लेकर मैं लैब 10 तक सारी लैब खत्म करा दूंगा।